तरन्हा पुल की मरम्मत का नहीं कोई नामो निशान। फरवरी 2024 तक मरम्मत की रखी गई है डेडलाइन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दावे सवालों। जिला रामबन में पीएमजीएसवाई लगातार विवादों में। परियोजनाओं में घटिया सामग्री का किया जा रहा इस्तेमाल। गूल में 9 करोड़ रुपए की परियोजना से लोग नाखुश। सरकारी स्कूल को शिफ्ट करने का गरमाया मामला। जंगली जानवरों के आतंक से खौफजदा हुए बच्चे। अभिभावकों को सता रहा लाडलों की जानों का डर। और ढाबों को मैखानों में बदलने वालों की आई शामत। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बरामद की शराब। कानून तोड़ने पर एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं और नेशनल हाईवे की खबर आपको दिखा देते हैं। जिला कठुआ में जम्मू पठानकोट हाईवे पर 19 जुलाई को क्षतिग्रस्त हुए तरन्हा पुल की मरम्मत का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरवरी 2024 तक इस पुल की मरम्मत कर इस पर यातायात बहाल करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस पुल की मरम्मत का काम बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पाया है। इस काम का कोई अता पता नहीं है। हालांकि अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन तरन्हा नाले में फिर से बाढ़ आने की सूरत में ये मार्ग यहां पर बंद हो सकता है। आखिर क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है ये काम, क्यों कितनी देरी जो है वो यहां पर देखी जा रही है। फिलहाल इस पर पूरी तरह से जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने देखा बार बार इस खबर को सामने रखा जा रहा है। ये खबर लगातार सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और जिला प्रशासन भी यहां पर आप देखिए हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि एलजी प्रशासन को भी गौर जताने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर क्यों अभी तक इस पुल का काम शुरू नहीं हो पाया है। पहले जांच कराने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में जाती नजर आई। लेकिन फिलहाल आज तक तरन्हा पुल का काम शुरू नहीं हो पाया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक बड़ा दावा जरूर पेश किया गया था कि यहां फरवरी 2024 में इस पुल पर यातायात जो है वो दौड़ता नजर आएगा। लेकिन आप देखिए जिस तरह से ये काम चल रहा है, कछुआ चाल की तरह है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सवालिया निशान कई तरह के अब उठते नजर आ रहे हैं। इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, क्या लगता है कि लेट लतीफी बार बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि एक दावा जो पेश किया गया था वो कहीं ना कहीं जीरो साबित हो रहा है, क्या कारण है कि आखिर अभी तक काम नहीं शुरू हो पाया है? बिल्कुल अच्छा, तो तरन्हा नाले का पुल है, इसकी डेडलाइन जो इसके मुरम्मत करने की डेडलाइन जो थी वो फरवरी 2024 तक की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसके जो निर्माण कार्य है, जो मुरम्मत का कार्य है वो शुरू भी नहीं हुआ है। ना तो कोई टेंडर की प्रक्रिया अभी तक शुरू हो पाई है, जिसके कारण काफी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से काफी लेट लतीफी की जा रही है, जिसके कारण इस पुल से अभी तक जो गाड़ियां हैं वो वैकल्पिक मार्ग से गुजर रही हैं। कुछ गाड़ियां जो बड़ी हैवी वाहन है वो बॉर्डर के इलाके से डाइवर्ट हैं अभी भी, लेकिन इसके कारण यहाँ जाला चौक और चढ़वाल में जो है एक्सप्रेस वे का और 6 लेन का काम वो है वो जोरों से लगा है, जिसके कारण जाम की स्थिति हमेशा यहाँ पर बनी रहती है और लोग जो है काफी यहाँ पे तंग आ चुके हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो। लेकिन राजीव, यहाँ पर सवाल ये है कि फरवरी 2024 में बताया गया था कि इस पुल पर फिर से यातायात जो है वो दौड़ना शुरू हो जाएगा, यातायात को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक काम ही शुरू नहीं हो पाया है। तो फरवरी को मतलब कुछ ही महीने जो है वो शेष बचे हुए हैं। बिल्कुल 3 से 4 महीने का समय ही बचा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस पुल के मुरम्मत के लिए कोई काम जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन इसके साथ जो पुराना पुल तोड़ा गया था उसकी जगह जो नया पुल है का निर्माण कार्य जो चल रहा है वो काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस पुल को जो क्षतिग्रस्त हुआ था इसको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कहा था कि
2024 में इसको तैयार करके इससे ट्रैफिक गुजारी जाएगी। लेकिन लगता यह है कि इतनी लेट लतीफी और ऊपर से रणजीत, सबसे इससे बड़ी बात पहले ये यह है, बताया गया था कि टीम का गठन किया जाएगा और जांच की जाएगी कि आखिर महज यहाँ पर 10 सालों में ही ये किस तरह से पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उस पर भी कोई जानकारी नहीं सामने आई है, कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन आज तक अभी काम भी शुरू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन को आपको नहीं लगता है कि गौर फरमाने की जरूरत है? बिल्कुल आशा, आरटीआई में ही सिर्फ खुलासा हुआ था कि इस पर पहले इस पुल के जो क्षतिग्रस्त हुए इसका शोध किया जाएगा, उसके बाद इसका टेंडर लगेगा। और अभी तक ना तो टेंडर है, ना कोई शोध की कोई रिपोर्ट आई है, ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई इसके बारे में सूचना दी गई है, जिसके कारण लोगों में काफी रोष है। लोग आए दिन पुल के निर्माण कार्य। ठीक है रणजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रणजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी लेट लतीफी की जा रही है। टेंडर की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, काम अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। कई तरह के सवालिया निशान हैं यहाँ पर। आप जनता की तरफ से ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एलजी प्रशासन को भी अब संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर क्यों इतनी देरी की जा रही है, क्योंकि लोगों को इसकी सुविधा मिलना जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला रामबन लिए चलेंगे और जिला रामबन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी परियोजनाएं लगातार विवादों में अब घिरती चली जा रही हैं। इन विवादों में एक कड़ी और जुड़ गई है। रामबन की गूल सब डिवीजन में यहां कंथा बॉलरी में जारी एक सड़क परियोजना पर लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। करीब 9 करोड़ रुपए की ये परियोजना यहां पर चलाई गई थी। इस साल फरवरी महीने में शुरू हुई थी, जिसमें तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखने के आरोप लग रहे हैं और लोगों का आरोप यह है कि इस काम में घटिया मटेरियल उपयोग में लाया जा रहा है और प्रशासन लंबी ताने सोरा हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए लोग किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। महज सिर्फ और सिर्फ यहां पर सड़कों का जाल बिछाने से विकास नहीं होने वाला है, इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। उसमें किस तरह से सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। चेक लगाने की जरूरत है कि जो पैसा यहां पर दिया गया है, जो बजट सामने रखा गया था, क्या उसका भरपूर तरीके से लाभ आम जनता उठा पा रही है या नहीं। इसी पर जानकारी लेंगे। नदीम ने, हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, जिस तरह से सवालिया निशान लगातार उठ रहे हैं, क्या लगता है कि प्रशासन को किस तरह से कार्रवाई करने की जरूरत थी? अब जो परियोजना जिला रामबन के अंदर चल रही है, किस तरह से? जी बिल्कुल, देखिए आशा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सड़क इस वक्त विजुअल्स में हम देख रहे हैं, ये जिला रामबन के पीएमजीएसवाई सब डिवीजन गूल की एक सड़क है, जो कंठा टू बोलनी टॉप सड़क है। अगर इस प्रोजेक्ट की हम बात करें, लगभग 9 करोड़ के आसपास इस सड़क के लिए पैसा मंजूर हुआ। सरकार ने अगर पैसा फराहम किया, टेंडरिंग हुई, उसके बाद अलॉटमेंट भी हुई, लेकिन अलॉटमेंट के बाद वहां पर लोग जो है नाराज नजर आ रहे हैं पीएमजीएसवाई से, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा। अगर 9 करोड़ रुपए इस जमीन पर लगाया तो जा रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से लगना चाहिए था। क्योंकि अगर रोड सरफेस की हम बात करें, रोड सरफेस खराब है, लेकिन दूसरे उसके साथ साथ में जो वहां पे दीवारें लग रही है, उनकी फाउंडेशन ऑफ विजुअल्स में साफ देख रहे हैं किस तरह से जब वहां पे पानी बहता है तो ज्यादा डीप गए नहीं है, यानी हवा में वो दीवारें दिख रही है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि जब हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारी जमीनें तबाह हो गई, कि जेन्युइन प्लेसेस पे दीवारें जो है वो नहीं लगी है। अगरचे कटिंग कर दी गई, लेकिन इस वक्त जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि कटिंग कर रखी है, लेकिन उस पर दीवारों का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि वाइडनिंग जहां होनी चाहिए थी, वाइडनिंग नहीं हो पा रही है। अगर हम देखें, क्रॉसिंग जोन अभी इस सड़क पर है नहीं, और जहां हम देखें क्योंकि वहां पे जो जीएसबी डब्ल्यूबीएम होना है, वो तमाम चीजें वहां पर जो टनल, क्योंकि रामबन के अंदर गूल इलाके की जब हम बात करते हैं, संगलान इलाके की बात करते हैं, तो रेलवे टनलिंग का काम चल रहा है। रेलवे टनलिंग से जो भी मवाद निकल रहा है वो इस सड़क पर जीएसबी और डब्ल्यूबीएम के जगह बिछाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्वालिटी जो काम में होनी चाहिए थी वो है नहीं। हालांकि क्या लगता है नदीम की जिस तरह से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए चेक के लिए भी एक टीम का गठन होना चाहिए, ताकि वो अपनी नजर गड़ाए कि ग्राउंड पर काम किस तरह से हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रवां साल के जनवरी माह में वहां लोगों ने शिकायत की थी और उसके बाद हमने खबर भी नशर की थी, जिसके बाद डिपार्टमेंट पर थोड़ा सा असर पड़ा और उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि जनाब हम इस चीज को देखेंगे। लेकिन वो ऑर्डर पर कितना अमल हुआ, क्योंकि आज जब हम 8 या 10 महीने बाद वहां पहुंचे तो लोग जिस तरह जनवरी के महीने में शिकायत कर रहे थे, उसी तरह की शिकायत उनकी आज भी थी। हालांकि हमने डिपार्टमेंट से भी कई बार बात करने की कोशिश की, डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया
कि जनाब हम तो इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इस मामले को देखेंगे। लेकिन जनवरी से अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक देखा नहीं गया। लोगों की जो मुश्किलात है वो बदस्तूर जारी है, बरकरार है। लोग परेशानी उससे गुजर रहे हैं। सड़क पर नाली का काम भी बेहतर नहीं हो रहा है, जो मटेरियल यूज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जेन्युइन प्लेसेस पे अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, दीवारें नहीं लग रही, तो जाहिर सी बात है परेशानियां है लोगों के लिए। लेकिन पीएमजीएसवाई की आंख कब खुलेगी, कब वो जो बात कह रहे हैं कि हम देखेंगे, कब इस रोड को देखा जाएगा? क्योंकि वहां के लोगों का यह भी इल्जाम था कि जनाब टेक्निकल टीम का कोई बंदा यहाँ पे हमें नजर नहीं आता। अगर 1-2 बार आए हैं, लेकिन 10 महीने में 2 बार किसी टेक्निकल टीम का वहां पे विजिट करना या कंसर्न डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का वहां पहुंचना, जाहिर सी बात है काम में क्वालिटी वर्क तो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल तब है जब डिपार्टमेंट इसको चेक करे और डिपार्टमेंट के यके बाद दीगरे ऑफिसर वहां पहुंचे। किसी अथॉरिटी से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई नदीम, कि जहां से आश्वासन मिला हो कि जल्द से जल्द इस पर काम होगा, बेहतर तरीके से होगा? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, क्योंकि रवाज साल के जनवरी महीने से डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था, ऑर्डर भी जारी किए गए थे कि जनाब हम तो करेंगे, लेकिन उसके बाद 10 महीने तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑर्डर जारी करने से क्या होता है? ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या? दफ्तर में बैठकर आप एक ऑर्डर जारी कर देते हैं और घटिया मटेरियल का इस्तेमाल ग्राउंड पर हो रहा है। जी बिल्कुल आशा, देखिए लोगों की यही शिकायत है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो 9 करोड़ रुपए सर्फ कर रहा है इस सड़क की अपग्रेडेशन पर, तो इस अपग्रेडेशन का जो मटेरियल है वो बेहतर होना चाहिए, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, ताकि वो ड्यूरेबल हो, लोगों को ज्यादा परेशानियां ना हो। क्योंकि कुछ रोड, ये वो रोड है जो पहले पीडब्ल्यूडी के पास थी, लेकिन उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए पीएमजीएसवाई को दी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब पीडब्ल्यूडी के पास थी तो बेहतर थी, लेकिन पीएमजीएसवाई पे गई तो हाल बेहाल है। ना तो मटेरियल अच्छा हो रहा है, ना दीवारें अच्छी से लग रही है, ना ड्रेनेज सिस्टम बेहतर है, और ना ही वो फाउंडेशन जो दिखनी चाहिए थी वो दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग स्टाफ को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है, और जो डिपार्टमेंट की जानिब से ऑर्डर जारी किए गए उन पर अमल करने की जरूरत है, ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। नदी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इंजीनियर टीम को यहाँ पर नजर गड़ाने की जरूरत है, और विभाग और प्रशासन को भी नजर गड़ाने की जरूरत है कि आप आम जनता की सुविधाओं को लेकर जो काम कर रहे हैं, सरकार को भी नजर गड़ाने की जरूरत है कि आपकी तरफ से जो पैसा आम जनता की भलाई के लिए दिया गया है, रोड्स बनाने के लिए दिया गया है, कनेक्टिविटी बनाने के लिए दिया गया है, क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है या नहीं, इसके लिए चेक लगाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको भद्रवा लिए चलते हैं, और भद्रवा की भैला तहसील के ही कोलाई गांव में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर बैधन गांव में शिफ्ट किए जाने पर विवाद उपज रहा है, और स्कूली बच्चों का यहां पर आप देखिए किस तरह से हाल हो गया है। स्कूली बच्चों को बैधन पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना पड़ रहा है, जहां लगातार जंगली जानवर अपना कहर मचा रहे हैं, और स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी अब खौफजदा हो गए हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग से स्कूल को कोलाई गांव में ही चलने देने की मांग की, ताकि बच्चे जो हैं वो जंगली जानवरों के आतंक से दूर रह सकें। एक तरफ स्कूली शिक्षा है, दूसरी तरफ जंगली जानवरों का आतंक है, तो समझिए कि बच्चे किस तरह से वहां पर पढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की ये बात हो रही है, भद्रवा तहसील के अंदर ही ये इलाका पड़ता है कोले, और वहां पर बच्चे जो हैं वो खौफजदा हो गए हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक काफी तरीके से देखा गया है जंगलों के अंदर, और बच्चों को जंगल को पार करके स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कई तरह की परेशानियां जो हैं वो आम जनता को यहां पर आ रही हैं। दूरदराज के इलाके के अंदर सरकार की तरफ से ये दावा पेश किया गया था कि आम जनता को सारी सुख सुविधाएं यहां पर फराहम कराई जाएंगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए स्कूल को यहां पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसका फायदा आम बच्चों को यहां मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक जंगल को पार करके ये बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं, और उस जंगल के अंदर यहां पर जंगली जानवर हैं, उसका आतंक है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अब डर और खौफ में जीने को मजबूर हो गए हैं। कहर हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है भद्रवा से। कहर, किस तरह से पूरी जानकारी है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो देश का भविष्य बढ़ेगा किस तरह से? जी बिल्कुल, ये जो गांव है ये कोलाई गांव है, तहसील भैला के अंदर ये गांव आता है। यहाँ पर पिछले 20 से दिन अब गुजर गए, 20 से ज्यादा जो दिनों में अभी तक जो स्कूल बंद है। लोगों की शिकायत है कि कई बार हम जेडीओ के पास गए, एप्लीकेशन वहां पर लेके गए, लेकिन उनका यही कहना होता है कि भाई हम वहां पर आएंगे, चेक करेंगे क्या स्थिति है, लेकिन अभी तक वहां पर उस गाँव की सुध लेने के लिए कोई आया नहीं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको 3 किलोमीटर जंगली रास्ते से होकर जाना
जाना पड़ता है। काफी ज्यादा खतरा जो बच्चों को रहता है, क्योंकि इस साल हम पिछले 4-5 महीने से देख रहे हैं लगातार जो रीछ के हमले जो बढ़ते जा रहे हैं। परसों भी एक व्यक्ति के ऊपर जो फक्सू, ये भी जो भद्रवा के अंदर पड़ता है, जहां पर एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई थी। इसके अलावा भी यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो तीसरी मृत्यु है, और एक दर्जन से भी ज्यादा अभी तक जो भालू ने जो हमला उनके ऊपर किया है वो जख्मी हो चुके हैं। तो काफी ज्यादा जो दहशत है, ये गांव जो है ये बिल्कुल जंगल के बिल्कुल साथ में है। तो 3 किलोमीटर एक भेटन का जो इलाका है वहां के लिए स्कूल को शिफ्ट किया गया है। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, और बच्चे भी डरे हुए हैं। और वीडियो के अंदर आप साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो रोते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और खैर, ये बताइए कि लगभग कितनी तादाद है इन बच्चों की जो 3 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे स्कूल तक पहुंच रहे हैं? जी, यहाँ पर तादाद तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी उन लोगों के मुताबिक यहाँ पर जो मकान है 30 से 40 जो रिहायशी मकान इस गांव के अंदर है। इसलिए जो आगे जो और बच्चों को भी यहाँ पर जो एडमिशन लेनी थी, लेकिन उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि स्कूल को जो यहाँ से जो शिफ्ट किया गया, वो लोग तो कहीं बाजार में भी जा सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे खर्च सकते हैं। लेकिन जो गरीब है, गरीब के लिए काफी जो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक हमारा पूरा टाइम जो बच्चों को पहुंचाने में वापस लाने में जाता है। सुबह भी 3 किलोमीटर 1 घंटे से ज्यादा जो टाइम लगता है, फिर वापस हमको लाना है, फिर बच्चों को जो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है। कभी जब हम काम पर चले जाते हैं तो काफी दिक्कत जो बच्चों को आती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शिकायत जो यहाँ के बच्चे भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी कर रहे हैं कि दोबारा से स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन को वापस करना चाहिए, इसको जो खोलना चाहिए, ताकि ये जो गरीब बच्चे हैं ये यहीं पर अपने गाँव में जो नजदीक स्कूल है यहीं पर पढ़ सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर आला अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनकी तरफ से महज सिर्फ आश्वासन दिया गया है। अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को उनके गांव में ही पढ़ने दिया जाए, क्योंकि 3 किलोमीटर का सफर तय करके अगर बच्चे दूसरे स्कूल में पहुंचते हैं तो रास्ते में जंगली जानवर को भी आप देखिए किस तरह से झेलना पड़ सकता है, क्योंकि खौफजदा इस वक्त बच्चे हैं और रास्ते में जंगल है। तो जंगल को पार कर कर अगर जाना है तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है, तो जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है शिक्षा विभाग को भी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं, और जिला सांबा में भी ढाबों को मैखानों में बदलने वालों का पुलिस पर किस तरह से आप देखिए नजर तो पहले थी ही, लेकिन अब पुलिस का कहर इन पर चलना शुरू हो चुका है। पुलिस का डंडा चलने लगा है और ढाबों में लोगों को शराब परोसकर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की धरपकड़ अब शुरू हो गई है। तो एक ऐसे ही ढाबे वाले को पुलिस ने धर दबोच कर उसके ढाबे से भारी मात्रा में शराब की बोतलें जब्त की हैं। इसकी पहचान रवि कुमार निवासी दियोली बिजनहा के रूप में की गई है, जिसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल महज एक ढाबा चलाने वाला यहां पर महखाने को चला रहा था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला सांबा के अंदर लगातार पुलिस जो है वो हरकत में है। नशा तस्करों पर भी कार्रवाई की जा रही है, चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश, लेकिन उस बीच में ढाबा के अंदर किस तरह से मैखाने को चलाने की कोशिश हो रही थी, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से लगातार पुलिस जो है वो जिला सांबा के अंदर एक्शन मोड में नजर आ रही है, इस पर कार्रवाई किस तरह से चल रही है, क्या कुछ खुलासे किए गए हैं, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सांबा पुलिस लगातार क्राइम को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है और उसमें कई अहम जो कामयाबियां हैं वो सांबा पुलिस को मिलती भी नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि पशु तस्करी के मामले हो या फिर नशा तस्करी के मामले हो, इन तमाम मामलों को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से इन तमाम क्रिमिनल्स की धरपकड़ करनी है, क्राइम को खत्म करना है, एक रणनीति जो है पुलिस की तरफ से बनाई गई, उसी रणनीति के तहत पुलिस इस समय काम कर रही है। लेकिन इस तरह की जो शिकायतें लगातार मिल रही थी कि इलिसिट लिक्वर को लेकर बात करें, यानी अवैध शराब को लेकर बात करें, जो धड़ल्ले से कई अलग अलग इलाकों में इस समय बिकती नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी रमना के इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने जो है वो रेड किया और पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली उसी इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने जो वो रेड किया और रेड के दौरान एक ढाबा से जो है इलिसिट यानी अवैध लिक्वर की बरामदी की है। जो ढाबा ओनर की बात करें तो ढाबा ओनर जो है वो अपने ही ढाबे पर जो है वो ये पूरा मैखाना चलाता नजर आ रहा था। यहां पर जो है वो महंगे दामों पर शराब जो वो बेच रहा था। वो किस तरह से
मानिए अगर कोई ऐसे दिन रहते हैं कि जब मार्केट में शराब की दुकानें बंद रहती है या इस तरह से और भी कोई कारण रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, मुनाफा यानी ब्लैक मार्केट जो वो इनकी तरफ से चलाई जा रही थी, मुनाफा कमाने के लिए ढाबे पर जो है ये इलिसिट लिक्वर को बेचा जा रहा था। और पुलिस ने जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान मैं आपको करा दूं, रवि कुमार सन ऑफ तिलकराज, रेजिडेंट ऑफ टिब्बा, दियोली, तहसील बिश्नाह, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में इसकी पहचान हुई। 44 जो इलिसिट लिक्वर की बॉटल्स हैं ये पुलिस ने रिकवर की है और पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि महज एक अगर आप ढाबा चलाते हैं, नेशनल हाईवे पर चलाते हैं, तो उसके भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उसके अंडर रहकर आपको ये सारा काम करना होता है। लेकिन उसी आड़ में अगर आप इस तरह से नशे का धंधा चलाते हैं तो ऐसे लोगों पर आपको नहीं लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? गिरफ्तारी से महज कुछ नहीं होने वाला है। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन आपने जो तमाम ये चीजें बताई हैं, मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से 2 दिन पहले भी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसी तरह से जो है एक व्यक्ति विजयपुर इलाके में जो वो पकड़ा गया जिसके पास से भी इलिसिट लिक्वर की बरामदी की गई, तो वो भी मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तरह के काम कर रहा था। लेकिन जो आपने कहा कि मात्र गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पुलिस जब इस समय काम कर रही है, खासतौर पर एसएसपी सांबा बेनाम तोश हो या एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी हो, देखिए वो गिरफ्तारी नहीं बल्कि वो पूरा तह तक जाते हैं, पूरा मामला इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें जो भी तथ्य या क्लूज को आधार बनाया जाता है तो उसके ऊपर पुलिस एक सख्त एक्शन भी लेती है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी सख्त एक्शन जो पुलिस ने जरूर लिया है, क्योंकि एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है तो इसमें जो वो टीमें कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, कहां से ये लिक्वर लाया जाता था, किस तरह से यहां तक पहुंचा था और धड़ल्ले से न जाने कब से ये लिक्वर यहां पर बेचा जा रहा था, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कई ठोस कदम पुलिस ने उठाने हैं और इसको लेकर जो मात्र गिरफ्तारी नहीं बल्कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कई सारे और खुलासे भी हो सकते हैं, ताकि एक्साइज एक्ट जो है ये एक सख्त एक्ट है और अगर इसकी कोई वायलेशन होती है या इस तरह के आप गैर कानूनी काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर एक्शन है वो काफी सख्त होने वाला है। तो पुलिस ने जो रणनीति बनाई है उसी के तहत लगातार पुलिस इस समय काम कर रही है। क्राइम किसी तरह का भी हो, इलीगल एक्टिविटी कोई भी हो, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस इस समय काम करती नजर आ रही है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि एक्साइज एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है और पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तारी यहां पर कर ली है और भी बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। बिश्नाह कस्बे में आवारा कुत्तों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज कई लोगों को अपना शिकार ये कुत्ते बना रहे हैं और उप जिला अस्पताल बिश्नाह के डॉक्टरों के मुताबिक हर दिन अस्पताल में कुत्तों के काटने के करीब 10 मामले पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ कस्बे में कुत्तों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि वो सुबह सैर करने भी नहीं जा सकते हैं और इन आवारा कुत्तों के कारण आए दिन कई लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो रहे हैं और इसके बावजूद म्युनिसिपल कमेटी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। हमारे पास भी लगभग 10 से केस रोज के आ रहे हैं, लेकिन मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि इस पे हमारी जो म्यूनसिपैलिटी वालों को उनको इस पे कोई प्लान बना के एक्शन करना चाहिए। तो बाकी आम पब्लिक से भी मेरी अपील है कि जो स्ट्रे डॉग हैं उनको आप फीडिंग मत करो। जब आप एक बार फीडिंग करोगे तो फिर वो गली गली में आएंगे। सर पिछले साल कितने केस आए थे जब उससे अभी ज़्यादा आए? पिछले साल इतने ज़्यादा केस नहीं थे, पिछले साल के बजाय इस साल कुछ ज़्यादा केस बढ़ गए। देखो जो स्ट्रीट डॉग के काटने वाले केस आ रहे हैं उनको हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन मिल रही है। सर एक इंजेक्शन अंदर से मिलता है, बाकी बाहर से मिलते हैं, ऐसा कि कोई गरीब हो उसको कहाँ से लेगा? जो बीपीएल है उसको हम प्रोवाइड करा देते हैं। दिन प्रतिदिन लोगों को काट रहे हैं, इससे हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई बार गरीब व्यक्ति जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है उसको कुत्ता काट लेता है। पहला वो इंजेक्शन लगवाएगा, हॉस्पिटल में एक वो इंजेक्शन मिल सकता है, उसके बाद बाहर से ही इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन लगाने के साथ साथ उसको डाइट भी चाहिए, जूस भी चाहिए, तो वो एक कुत्ते के काटने से उसका 10-15 हज़ार रुपये लग जाता है। तो मैं अनुरोध करता हूँ म्यूनसिपल कमेटी बिश्नाह से कि एक मीटिंग रखी जाए जिसमें इस पर भी एक कड़ा संज्ञान लिया जाए कि सभी पार्षद बैठें, मैडम बैठें कि यहाँ पे जो कुत्ते आवारा कुत्ते हैं उनका क्या करना है। और दूसरी बात मैं अपने जो BMO साहब हैं सलीम साहब, मैं उनको भी आग्रह करूँगा कि आप भी देखिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, चाहे वो BPL में है या नहीं, चल गरीब है, तो उसके बारे में भी सोचा जाए कि उसको जो प्रॉपर इंजेक्शन है हॉस्पिटल से लगने चाहिए। देखिए बिश्नाह में इतना ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं कि हर इंसान परेशान हो गया।
हर बाइक वाला, हर गाड़ी वाला इतने परेशान हो गया। मतलब कोई बंदा सुबह सैर वाह करने के लिए निकलना हो ना, तो उनको भी कुत्ते मतलब वाह करने के लिए जाने नहीं देते, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये है कि हर गली, हर सड़क पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कुत्तों की वजह से। हम म्युनिसिपल कमेटी वालों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा किए जाए। पहले हम देखते भी थे और सुनते भी थे कि म्युनिसिपल कमेटी कुत्तों के ऊपर मतलब बड़ा कोई एक्शन लेती थी। तो हम ईओ मैम से ये भी कहना चाहते हैं कि मैम प्लीज़ इनके बारे में कुछ, कुत्तों के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। पीछे से कोई टीम अगर कोई उपलब्ध होती है तो उनको बोला जाए। और दूसरा ये है कि अगर कोई कुत्ता काट दे तो हॉस्पिटल के अंदर मतलब एक इंजेक्शन मिलता है, ठीक है, और 3 इंजेक्शन होते हैं लगाने के लिए। एक मिलता है और 2 उनको बोला जाता है कि बाहर से ले लो। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।